गाइस, वेलकम बैक। सो मेरा जो लास्ट स्टॉप था वो था थाईलैंड, अगर किसी को याद होगा। और थाईलैंड से मैं गई सिंगापुर। तो मेरी जो थाईलैंड से सिंगापुर की फ्लाइट थी वो जस्ट थी 5K में। इट्स प्रीटी चीप। मैंने पहले भी बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में मैं कहाँ से फ्लाइट बुक कर रही हूँ, और मैंने जो फ्लाइट्स हैं वो एटलीस्ट 6 मंथ पहले बुक की थी। मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी इस ट्रिप। ये सिर्फ मेरी वन साइडेड फ्लाइट थी थाईलैंड टू सिंगापुर, और ये मेरी डायरेक्ट फ्लाइट थी। इसके बाद मैं कहीं और जाने वाली थी। सिंगापुर एयरपोर्ट बहुत ही ज्यादा सुंदर एयरपोर्ट है, वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट आई थिंक बोलते हैं उसको। तो सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है वो बहुत बड़ा है। सिंगापुर आते ही आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी पड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी तुम आगे इमिग्रेशन पे जा सकते हो, नहीं तो इमिग्रेशन पे नहीं जा सकते। थाईलैंड में कोई वीजा नहीं चाहिए। सिंगापुर में मैंने वीजा अप्लाई किया था, जिसके लिए मैंने बताया भी था कि मैं वीजा अप्लाई करने जा रही हूँ सिंगापुर का। मेरी आवाज़ ज़्यादा नहीं आएगी, आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैं करोल बाग आई हूँ अपने वीज़ा के लिए। पर्टिकुलर वीज़ा, इसके लिए मुझे एजेंट की ज़रूरत है। तो मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में कि कौन एजेंट है और क्या है। तो बेसिकली ये वीज़ा है सिंगापुर के लिए, और सिंगापुर का वीज़ा थोड़ा सा डेलिकेट होता है, इसलिए मैं खुद से ट्राई नहीं करना चाहती क्योंकि पैसे वेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। सो वीडियो पूरी देख लेना, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो या गाइस यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड दिस वीडियो एंड या लेट्स गो विद मी नाउ। हाय गाइस, वेलकम बैक। एक्चुअली कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। मैं अच्छा फील कर रही हूँ, तो अब चीज़ें डिस्क्लोज करती हूँ। तो मैं गई थी MK ट्रैवल, पढ़ लेती हूँ, मेरे को नाम गलत नहीं बोलना। गई थी MK इंटरनेशनल पे, जो कि है करोल बाग में, अपने सिंगापुर के वीज़ा के लिए। MK इंटरनेशनल का बताती हूँ, अपने सिंगापुर के वीज़ा के लिए मुझसे उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे और आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले या तो आप खुद डॉक्यूमेंट्स लेके उनके पास जा सकते हो, या फिर उन्हें पैसे दे सकते हो और वो आपका अप्लाई कर देंगे। लाइक दोनों में अप्लाई करेंगे, दोनों के अलग अलग चार्जेस है। जब वो खुद से करेंगे तो उसके लिए आपको ज्यादा मत्था करने की जरूरत नहीं है, वो उनका काम है। लेकिन अगर आप सिर्फ आप उनको वीजा अप्लाई के लिए पैसे देते हो, तो वहां पे आपसे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेंगे। सबसे पहले आपको चाहिए आपका पासपोर्ट, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि वैलिड होना चाहिए। सेकेंड आपको चाहिए आपके बैंक की 6 महीने की, मैं लेके गई थी, आप 3 मंथ की भी लेके जा सकते हो, वेरिफिकेशन सिग्नेचर के साथ, बैंक के सिग्नेचर। बेसिकली आप बैंक पे जाओगे और उनको बोलोगे कि आप हमारा वीजा के लिए, मुझे बैंक की स्टेटमेंट चाहिए, वेरीफाइड स्टेटमेंट, तो वो दे देंगे। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, और आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास होने चाहिए। दूसरा, आप किस लिए जा रहे हो, इसके लिए भी आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कि आप क्यों जा रहे हो सिंगापुर। ठीक है, वो भी एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। एंड आपका अगर वर्क है तो वर्क से रिलेटेड ITR आपके पास होनी चाहिए। GST है तो GST का होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपकी सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। अगर आप सैलरी पे भी नहीं हो, जैसे कि मैं, तो आप फ्रीलांसर हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या करते हो, तो उसका भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको आपके फोटोग्राफ होने चाहिए 2, जो कि मैट पेपर पे होने चाहिए, और वो थोड़े से अलग होते हैं। उनका प्राइस आप वहाँ पे भी खिंचा सकते हो, क्योंकि मैंने बाहर से क्लिक कराए थे, वो रिजेक्ट हो गए थे। तो वो फोटो है 150 रुपीज के 5, लाइक इससे एक्सपेंसिव फोटो मैंने आज तक, मतलब पासपोर्ट साइज फोटो मैंने आज तक नहीं क्लिक कराए। हाँ, सो 2 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, बैंक की पासबुक होनी चाहिए, आपके पास पासपोर्ट की फोटोज होनी चाहिए, ओरिजिनल भी रख के लेके जाना। एंड इसके साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास आपका, और प्रूफ होना चाहिए अगर आप कुछ भी काम करते हो, लाइक सैलरी या जॉब या बिजनेस सबका। एंड किस लिए जा रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक फॉर्म होता है, फॉर्म 14A, वो फॉर्म भी आपको फिल करके लेके जाना पड़ेगा। जस्ट ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक, वीज़ा अप्लाई करने के चार्जेस हैं सिर्फ 1800 रुपीज़। ठीक है, और अगर आप उनकी सर्विस लेते हो तो आपको पड़ेगा 2450। ये रहा मेरा इनवॉइस, मैं साइड में डाल दूंगी, ऐसे क्या ही दिखेगा। तो मेरा ये इनवॉइस है जिसपे मैंने पे किया है 2567 रुपीज़ विथ GST एंड ऑल। और उन्होंने बोला 2 दिन के अंदर वीज़ा आ जाएगा, 2 दिन बाद उन्हें कॉल करना है, और बिना इनवॉइस के वो किसी को वीज़ा नहीं प्रोवाइड करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप उनसे कराओगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो झंझट आपके ऊपर नहीं है, वो उनकी झंझट है। बस आपको कुछ चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करनी है, लाइक फोटोग्राफ, अगर आपके पास ITR है तो ITR, GST है तो GST, एंड पासपोर्ट आपको वहीं छोड़ना पड़ेगा। 2 दिन बाद आप वहां से ला सकते हो। एंड प्लीज कैश लेके जाना अगर आप उनसे काम कराओगे। सिर्फ ऑन पेपर पैसे हैं, कुछ चीज़ों में वो कैश लेते हैं, तो कैश का बड़ा झंझट हो गया था मेरे साथ। तो कैश रखना अपने पास, क्योंकि वहां पे आपको कैश पे करना पड़ेगा बाकी चीज़ों के लिए। लाइक मैंने ऑनेस्टली दिए हैं 2567 रुपीज़, प्लस इसके साथ 200 रुपये मैंने कैश दिया है। वो उनका कुछ था प्रिंट आउट निकालने का, फोटो कॉपी निकालने का। तो अभी मैं आ चुकी हूँ अप्लाई करके, अब 2 दिन बाद बताऊंगी कि मेरा वीज़ा आया या नहीं आया। एंड सिंगापुर का वीज़ा आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते, आपको एजेंट के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। तो बेटर है कि किसी एजेंट, ढंग के एजेंट के पास जाना। और मैंने बहुत लोगों से प्राइस पता किए थे, और ये सबसे चीप था। सिंगापुर में वीजा
वीजा है जिसके मेरे पैसे लगे थे आई थिंक 2500 रुपीज समथिंग एक पर्सन का था, और ये वीजा मुझे 15 डेज का मिला था, 30 डेज का वीजा भी नहीं था। बात करते हैं सिंगापुर एयरपोर्ट की। तो एयरपोर्ट पे उतरते कि आपको सबसे पहले एयरपोर्ट से बाहर जाना पड़ता है। इसके लिए आपको एयरपोर्ट पे बसेस मिल जाएंगी, आप वहां से किसी भी इंफॉर्मेशन पे जाके पता कर सकते हो कि कौन सी बस आएगी और आपको पर्टिकुलरली कहाँ जाना है। तो सिंगापुर में इजिली मेट्रो अवेलेबल है। तो सिंगापुर की जो मेट्रो है पर बहुत ज्यादा बड़ी है, लाइक घुमाने वाली है, थोड़ा देखना पड़ता है क्योंकि वहां की जो मेट्रो है वो अलग तरह से चलती है, डाउन टाउन NTRS समथिंग नॉर्थ लाइन ऐसे ऐसे चलती है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हें एक्चुअल में कहाँ जाना है। तो मुझे जाना था चाइना टाउन क्योंकि मैंने अपना जो होटल है वो वहीं पे ही बुक किया था। तो मुझे काफी पूछना पड़ा क्योंकि मुझे नहीं पता सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर में लैंग्वेज का इतना प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे आपको इंडियंस प्लस आप इंग्लिश में सबसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो सिंगापुर इस चीज में बेटर था कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है। तो इजिली मैं चाइना टाउन पहुंच गई। पर चाइना टाउन पहुंचने से पहले एक चीज हुई मेरे साथ। सिंगापुर में आपको टिकट सर्व नहीं होते। सिंगापुर में एक चीज है, या तो आप कार्ड बनवा लो मेट्रो का, वो 24 आवर्स के लिए, 24 आवर्स के लिए भी नहीं होगा, वो लाइक 12 घंटे का कार्ड होगा, या तो आप वो बनवा सकते हो अगर आप सिंगापुर में ज्यादा टाइम के लिए स्टे कर रहे हो। फिर आप अपना वीजा कार्ड यूज कर सकते हो। एंड अगर आपके पास दोनों ही चीज अवेलेबल नहीं है तो आपको इस तरह का कार्ड खरीदना पड़ेगा, उसी से आप ट्रैवल कर सकते हो, नहीं तो आप सिंगापुर की मेट्रो में ट्रैवल नहीं कर सकते। मैं सिंगापुर में ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुकने वाली थी। सिंगापुर बेसिकली मेरी एक बिजनेस टाइप ऑफ ट्रिप थी। मैंने वो 24 आवर्स या जो भी था वो वाला टिकट नहीं लिया क्योंकि वो मुझे वर्थ इट नहीं लगा। एंड यू नो व्हाट हैपेंड विथ मी, जो मेरा वीजा कार्ड था वो नहीं चला। मतलब एक वीजा से एक ही बंदा एंटर कर सकता है। तो मेरा जो पर्टिकुलर वीजा कार्ड या क्रेडिट कार्ड था वो नहीं चल रहा था वहां पे। मुझे ये विनी द पू खरीदना पड़ा। ये बहुत ही क्यूट था, अभी भी है मेरे पास, लेके आई इसको, अपने साथ ही लेके आ गए। और ये भी ज्यादा टाइम के लिए नहीं है, ये एक्सपायर हो जाएगा आई थिंक 3 महीने तक की वैलिडिटी है इसकी। 3 महीने बाद या 1 महीने बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, बट ये हमेशा मेरे साथ रहेगा कि मेरे सिंगापुर की याद है। तो ये है वो कार्ड जो आपको सिंगापुर की मेट्रो लाइन से खरीदना पड़ेगा, और इसी से आप कहीं भी जा सकते हो। आपको जस्ट ये टैप करना है। अगर आपका ये कार्ड में से मनी खत्म हो जाता है तो आप इसे रिचार्ज कर सकते हो। और ये कार्ड मैं इसलिए ले आई क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे इसके अंदर बचे नहीं थे, और इस कार्ड का भी आई थिंक वो कुछ पे कट करते हैं। तो मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, मैं लेके चली जाती हूँ इसको। बहुत ही सेंट बचे हुए थे इसमें, लाइक समझ रहे हो ना, एयरपोर्ट से अटैच है बेसिकली मेट्रो। तो आप जैसे ही एयरपोर्ट से मेट्रो में आओगे पर बहुत लाइन में लगना पड़ेगा क्योंकि सब लोग वो ट्रेवल कार्ड बनवा रहे होंगे। आप इनको रिटर्न कर सकते हो अगर आपकी मर्जी है। मैं रुकी थी वहां पे कैप्सूल होटल में, जिसका एक्सपीरियंस मुझे काफी सही लगा। इतना मैंने जो सोचा था ड्रास्टिक होगा, आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक, तो मुझे लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, पर मुझे ट्राई करना था, कुछ नहीं हो। एंड सिंगापुर में वो आई थिंक फर्स्ट हुआ करता था, अब तो बहुत सारे हो गए, बट जो ओरिजिन में है वो फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आता था पहले। अब तो काफी सारे सिंगापुर में ये स्टार्ट हो चुके हैं। और मेरा जो 1 डे का था वो था आई थिंक 54,000 रुपीज। एक दिन का मेरा रेंट था उस पर्टिकुलर कैप्सूल होटल का। सिंगापुर इज क्वाइट एक्सपेंसिव, तो मैं वहाँ 2 दिन रुकी। सिर्फ मेरा होटल 10,000 से अबव का चला गया। और वो जो होटल था उसको अगर कोई जाना चाहता है तो वो चाइना टाउन में है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, यू गाइस कैन चेक। एंड आप मेरी वीडियो भी देख सकते हो ये वाली, इसमें मैंने बताया भी है होटल का पूरा नाम भी, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। तो मैंने बड़ा वाला लिया था, आप छोटे वाला भी ले सकते हो। तो वहाँ पे आपके ऑप्शंस होते हैं बड़े और छोटे के, तो मेरे को लगा नहीं था मैं छोटे में सर्वाइव कर सकती हूँ। तो बेसिकली मैं क्लोस्ट्रोफोबिक हूँ और ये मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट मी, मेरी बहन के साथ भी सेम चीज है। तो मैंने जैसे ही उसको अपनी दिखाया कि मैं सिंगापुर में यहाँ रुकी, और शी लाइक मुझे देखते ही सांस नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं समझ सकती हूँ तेरा दर्द, क्योंकि मेरे साथ भी यही एक्सपीरियंस हुआ था पहले जब मैंने इसको देखा था। तो अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हो तो मैंने बड़े वाला लिया था। एक्सपीरियंस के लिए सही था, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग जस्ट फॉर एक्सपीरियंस आए थे इस कैप्सूल होटल में। कुछ लोग तो अपना एनिवर्सरी मनाने के लिए उस कैप्सूल होटल में आए थे, लाइक लिटरली एनिवर्सरी के लिए कैप्सूल होटल। तो इट्स अ किक, किक के लिए सही है, ठीक है। एक लॉकर दे देते हैं जिसमें आप अपना इंपॉर्टेंट स्टफ रख सकते हो, लाइक आपके पास पैसे हैं या कुछ एक्सपेंसिव बैग वगैरह है, वो आप अपने लॉकर में रख लो। क्योंकि वो जो होटल के जो डोर है वो इतने मजबूत नहीं है, कोई आराम से अगर थोड़ा सा टाइट से करेगा खुल जाएगा। तो इसलिए लॉकर प्रोवाइड कर देते हैं। और रही बात वॉशरूम की, वॉशरूम बहुत क्लीन थे, नो स्मेल नथिंग। तो वॉशरूम के अकॉर्डिंग 10 आउट ऑफ 10, स्टे अमेजिंग। और जो उनकी सर्विस थी वो कुछ है नहीं, सिर्फ एक डब्बे में रुकना है तुम्हें, तो कोई सर्विस नहीं मिलेगी, ठीक है। खुद सेल्फ सर्विस, सारी सेल्फ सर्विस है, खुद उठो जाओ खाओ पियो और आ जाओ। तो चाइना टाउन था, उसमें काफी सारी चीजें थी, आसपास में काफी सही रेस्टोरेंट वगैरह थे। वहां पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट इजीली मिल जाएंगे, कोई झंझट नहीं होगा। तो खाने का ऐसा सिंगापुर में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुझे इंडियन रेस्टोरेंट मिल गए। बस हाँ मैं चाहती थी कि कुछ अलग सा खाना, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सिर्फ नूडल्स पे जिंदा थी, नूडल्स और फ्राइड राइस पे। सो वहां पे मैं इंडियन रेस्टोरेंट में गई थी जिसका खाना यार क्वाइट एक्सपेंसिव, लाइक मैंने थाली खाई है मोस्टली, और वो थाली मुझे पर्टिकुलरली पड़ी 1,000 रुपीज, 1,000 तो 1,500 की एक थाली मिल रही थी मुझे सिंगापुर में। लाइक जो खाना मैं लाइक अपने इंडिया में 200-300 रुपए में खा सकती हूँ, वो मैं 1,000-1,500 में खा रही थी। खाना एक्सपेंसिव है वहां पे, इवन पानी भी एक्सपेंसिव है वहां पे। पानी की एक बोतल आपको 3 सिंगापुर डॉलर की मिलेगी, लाइक
184, 3 सिंगापुर डॉलर, 184 रुपीज। लाइक मैं 184 का मैंने पिया था 50 ml पानी। सिंगापुर के फर्स्ट डे मैं गई थी मर्लियन स्टैचू और गार्डन ऑफ बे, और सब कुछ मैं गाइस पैदल ही चल रही थी। मैंने कोई टैक्सी वैक्सी नहीं ली थी, और वहां पे पैदल चलने का काफी सही डेक वेक है, तो वहां पे लोग जॉगिंग कर रहे थे, और जॉगिंग में वो 2-2 3-3 राउंड मेरे सामने लगा रहे थे, और मैं कह रही थी मैं चल नहीं पा रही हूँ, ये जॉग कर रहे हैं। और दे आर ऑलमोस्ट लाइक 30+ थे सब, तो सिंगापुर के लोग बहुत फिट है। एंड मर्लियन स्टैचू का मेरा जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है वो ये है कि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, मुझे इतना खास नहीं लगा। जस्ट अ फाउंटेन। बहुत लोगों ने बहुत क्यूट क्यूट वीडियोस बनाए हैं, मुझे एक क्यूट सी वीडियो दिखी थी, मैंने कहा वाह ये क्या, लाइक क्या दिमाग था इस बच्चे का। करो 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 जो है मुझे कुछ खास नहीं लगा, मुझे बस गर्मी लग रही थी वहां पे। स्टैचू फ्री है, कोई पैसे वैसे नहीं है उसके, तो आप जाके वहां पे फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो। ऑनेस्टली मैंने कोई फोटो भी नहीं क्लिक कराई क्योंकि मुझे इतना खास नहीं लगा। तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है, जरूरी नहीं है कुछ चीज फेमस है तो वो हर किसी को पसंद आएगी। मेरे को वो रोनेस पसंद आती है कि लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पे, लाइक कैसा कल्चर है और पर, या अगर मुझे सिर्फ जाना है किसी प्लेस पे और बस घूमना है कि हाँ ये इंस्टाग्राम पे फेमस है, ये एक्चुअल में यहाँ का फेमस है, तो मैं थोड़ी सी अलग हूँ उसमें। चूँकि बाद में वापस आई, एक तो कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो बहुत घूम के जाना पड़ा, फिर मैं वापस आई, फिर मैं लोगों को देख रही हूँ वो आराम से जॉब कर रहे हैं, मैंने कहा यार मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं वापस आने में मेरी ऐसी तैसी हो रही है, 40+ होके यार ये ऐसे भाग रहे हैं, मुझे वो गोद में उठा के ले जाओ, मैं तैयार हूँ गोद में उठा के चलने के लिए। फिर उसके बाद मैं गार्डन ऑफ बे गई। गार्डन ऑफ बे बहुत खूबसूरत था, लाइक इमेजिनेशन से ऊपर था। मैं 6-7 बजे के आसपास गार्डन ऑफ बे पहुंची थी और बहुत ज्यादा मुझे वहां अच्छा लग रहा था। एंड उसके बाद फिर मेरा था कि मैं कैप्चर करूंगी वहां का, जो कैप्चर भी किया है शो। दिस इज ब्यूटीफुल। मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि फ्लावर्स कैप्चर नहीं करने थे, वहां पे बहुत खूबसूरत उन्होंने बनाया, जगह जगह के ड्रैगन फ्लाइज थी, चलने का बहुत खूबसूरत था, ऐसे उन्होंने बहुत ब्रिज वगैरह बना रखे थे, खूबसूरत था। पर मैं उसे नहीं कैप्चर कर पाई जस्ट बिकॉज मेरे को सिंगापुर का वाटरफॉल का जो शो था वो कैप्चर करना था, तो मैं 10 मिनट थे मेरे पास, मैं 10 मिनट में भाग के वहां से वहां गई, और वो भी होगा 1 किलोमीटर के अंदर में। जो गार्डन ऑफ बे है उसको जैसे मैंने कैप्चर किया, उसकी कोई फीस नहीं है, बट अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे कैसे ब्रिज जा रहा है, अगर आपको उस पर्टिकुलर ब्रिज पे जाना है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं गई थी सिंगापुर का जो फाउंटेन शो है वो कैप्चर करने, एंड वहां पे मेरे साथ गेम हो गया। वहां पे लिखा था कि 7 o'clock या 8 o'clock का शो है, लाइक ऑनलाइन लिखा हुआ था, सब गूगल ही करते हैं, और बहुत लोग बैठ के वेट कर रहे थे उस शो का। एक टाइम के बाद तो ऐसा हुआ सब नीचे ही डेक पे बैठ गए, पहले खड़े हुए थे फिर बैठ गए, मैं भी बैठ गई थी, बहुत ज्यादा वेट किया। फिर किसी ने बताया कि ये जो शो है ये 10:30 के आसपास होगा। तो खाने के मामले में सिंगापुर एक्सपेंसिव था, लेकिन घूमने के मामले में मुझे नहीं लगा क्योंकि सारी चीजें फ्री है और पास पास है, तुम चल सकते हो। मुझे सबसे बेस्ट लगा ये, मुझे एलवी के स्टोर में जाना चाहिए था, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था, तो काफी एडवांस है सिंगापुर, और वहां पे आपको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर प्लांट्स मिल जाएंगे, लाइक आई डोंट नो वो लोग कैसे कर रहे हैं, पर मस्त है। नेक्स्ट डे म्यूजियम के लिए, आइसक्रीम म्यूजियम, इसको मैंने ना मर्मेड स्केल की वीडियो एक बार मेरे को आई थी, और मैंने उनकी वीडियो में ऐसे ही रैंडमली देखा था, और मैंने देख के सोचा था एक दिन मैं भी यहाँ जाऊंगी। ऐसी मैंने वीडियो नहीं देखी, मैंने बस कहा मैं भी जाऊंगी। ऑनेस्टली मैं सिंगापुर में वो म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम में चली गई, तो यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, ओके। सो मेरे को पता था मैं सिंगापुर जा रही हूँ, तो मैं ये आइसक्रीम म्यूजियम तो डेफिनेटली जाऊंगी। तो मेरा जो आइसक्रीम म्यूजियम का टिकट था वो था 2500 रुपीज। अडल्ट का और चिल्ड्रन का अलग अलग है, और उसमें एक और है वीआईपी, आप नॉन वीआईपी भी ले सकते हो। और आप अगर म्यूजियम के अंदर जाते हो तो वो आपसे पूछते हैं कि आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, आप मतलब लाइक किस तरह की आइसक्रीम प्रेफर करोगे, तो वो उस हिसाब से आपको बेंड्स देते हैं। जो म्यूजियम का एक्सपीरियंस था अमेजिंग, लाइक तुम जाओगे तुम्हारा बच्चा बाहर आ जाएगा अंदर का। इतना मजा आया मुझे म्यूजियम में, ऑल्दो मैं अकेली गई थी, कोई इतना शूट वूट करने के लिए नहीं था, बट मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। लाइक हर एक रूम के अंदर तुम्हें बहुत अलग अलग चीजें मिल रही है, तुम अपने बचपन को एंजॉय कर रहे हो। तो अगर तुम्हें अपना चाइल्डहुड दोबारा जीना है तो डेफिनेटली म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम वर्थ इट है, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। मैंने बोला ना मेरी थोड़ी प्रेफरेंस अलग है, बाकी लोग भी काफी अच्छे थे, सब मेरी हेल्प कर रहे थे। अगर मैं खुद से भी कहीं कैमरा रख के शूट के लिए जा रही थी तो वो बोल दे रहे थे वी कैन शूट यू। हर
अंदर एक रूम में आइसक्रीम नहीं मिलेगी, बट एक रूम छोड़ के दूसरे रूम में आइसक्रीम मिल जाएगी और आइसक्रीम अलग अलग मिलेगी। कहीं कहीं पे तो जस्ट फ्रोजन योगर्ट देंगे, वो बता भी देंगे तुम्हें। और दूसरा गाइस बस ये है कि हर आइसक्रीम अच्छी नहीं लगेगी, शायद इसलिए भी नहीं अच्छी लगेगी क्योंकि तुम ऑलरेडी 3-4 फ्लेवर खा के जा चुके हैं। कितना ही टाइम स्पेंड करोगे, आधा घंटा 1 घंटा, तो मुंह में वो जो टेस्ट वर्ड थे ना वो बहुत मिक्स हो जा रहे थे। तो आइसक्रीम का टेस्ट इसलिए कहीं कहीं पे अच्छा नहीं आ रहा था, बट कुछ आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी। लाइक मैंने एक पंदन आइसक्रीम खाई थी, आई नेवर हर्ड दिस नेम, और भाई मुझे बहुत टेस्टी लगी थी। और मेरा जो टैक्सी का था गाइस, टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव है सिंगापुर में, लाइक पैदल चल लो तो इतना नहीं पता चलता, पर टैक्सीज बहुत 850 रुपीज 3 किलोमीटर्स के, तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव है। उसके बाद मैं फिर आइसक्रीम म्यूजियम से मैं गई थी लिटिल इंडिया, क्योंकि सिंगापुर में वो बहुत फेमस है। तो लिटिल इंडिया का जो मेरा था फिर वही फेयर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, क्योंकि मैंने कैब की थी इंडिया का लाजपत नगर। वहाँ पे आपको इंडियन टाइप की मेहंदी एंड उसके बाद आप क्या कहते हैं इंडियन, अगर आपको झुमका वगैरह खरीदने हैं, जो कि मैं क्या ही खरीदूंगी, मैं लाजपत नगर से ले लूंगी। से स्टॉल्स थी, पर वहां पे आपको ऐसा लगेगा तुम इंडिया में आ गए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इंडियंस दिखाई देंगे, साउथ इंडियंस एक्चुअली, और उसके बाद साउथ इंडियन सॉन्ग्स दिखाई देंगे। तो वहां पे तुम्हें फील होगा कि हाँ तुम इंडिया में ही हो, और उसका नाम ही लिटिल इंडिया है। बहुत ही ज्यादा अच्छा था लिटिल इंडिया का फूड। एंड उसके बाद लिटिल इंडिया में मैंने सोचा था थोड़ा इधर उधर घूमूं, बट बहुत गर्मी थी। एक दिन मेरा वर्क प्लेस से रिलेटेड था, वो वर्क क्या था वो मैं बाद में बता दूंगी कभी किसी और टाइम। मैंने लिटिल इंडिया घूमा और उसके बाद मैं एयरपोर्ट गई। वहां से मैंने एयरपोर्ट के लिए मैंने ली थी मेट्रो। यार वहां की मेट्रो बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा। मैं घूम गई थी, मैं लाइक लिटरली मैं गुम गई थी उनकी मेट्रोस में जी। मुझे लगा मैं सिंगापुर एयरपोर्ट घूमूंगी, क्योंकि वहां पे एक उन्होंने डायनो पार्क बनाया हुआ है एंड काफी सारी चीजें सिंगापुर के एयरपोर्ट पे। पर जैसे ही मैं सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंची और मैंने बैग चेकिंग कर दिया, चेकिंग के लिए सेल्फ चेकिंग है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। और फिर मैं जैसे ही अपना गई बोर्डिंग के लिए, उन्होंने कहा आप नहीं घूम सकते क्योंकि आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। फ्लाइट में ज्यादा टाइम नहीं बचा। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने कहा मेरे को घूमना था सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट घूमने की भी आई गेस कोई फीस नहीं है। सिंगापुर में मोस्टली अगर तुम्हें ऐसे कुछ चीजें घूमनी है तो वो फ्री है, बट कुछ चीजों के लिए आपको पे करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था यूनिवर्सल स्टूडियो इतना अच्छा है, मैंने बाद में उसकी रील्स देखी, वरना मैं यूनिवर्सल स्टूडियो डेफिनेटली जाती। ऑब्जर्वेशन डेक के लिए मेरे अंदर कोई भी जान नहीं थी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था ऑब्जर्वेशन डेक देखने की, क्योंकि मुझे पता है क्या होगा। एंड जो आइसक्रीम म्यूजियम था मुझे मजा आया, आई मीन प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा था वो। फिर गार्डन ऑफ वे फ्री, अमेजिंग। एंड उसके बाद वो जो लाइक शो था फाउंटेन शो, आई थिंक फाउंटेन शो इतना अच्छा था उसके लिए मैं वेट करना वर्थ इट रखूंगी। तो अगर आप सिंगापुर जा रहे हो तो 10:30 बजे से फाउंटेन शो स्टार्ट होगा। प्लीज गूगल मैप के अकॉर्डिंग मत रुकना, क्योंकि वो सिर्फ आपको बैठा बैठा के सुला देगा। एक चीज हुई मेरे साथ सिंगापुर एयरपोर्ट पे। सो जस्ट बिकॉज मैं बाहर घूम रही थी तो मैंने अपनी सनस्क्रीन, अपनी फेवरेट सनस्क्रीन अपने चेक इन बैग में रख ली, और मुझे पता था जैसे ही मेरा बैग वहां पहुंचा मैंने कहा मेरी सनस्क्रीन गई। तो सिंगापुर एयरपोर्ट पे क्या, हर एयरपोर्ट पे तुम 100 ml से ज्यादा लिक्विड नहीं ले जा सकते। तो मेरा एक और मिस्ट था, उन्होंने मिस्ट के लिए तो मुझे एक बोतल दे दी है, वो बोतल जो मेरे मिस्ट के लिए उन्होंने दी सिंगापुर एयरपोर्ट पे, बट सनस्क्रीन के लिए उन्होंने कहा वो 140 ml है, ये नहीं ले जा सकते आप। मैं इतना कह रही सर प्लीज, एंड उन्होंने कहा सॉरी यहाँ के रूल्स ऐसे ही है। उसके बाद मैंने कहा मैं तो इसको डस्टबिन में नहीं फेंक सकती, मैं जा रही हूँ यहाँ से, और मैं सीधा गई वॉशरूम में, और लिटरली मैं आधे घंटे तक रोई थी सनस्क्रीन के लिए। बहुत रोई थी, बहुत ज्यादा। मुझे इतना बुरा लगा कि पहली बात तो वो सनस्क्रीन नहीं मिलती इंडिया में, दूसरा इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, एंड वो मेरी फेवरेट थी, और उसकी वजह से ही मैं थाईलैंड और बाकी जगह तक टैन नहीं हुई थी। एंड अब मुझे आगे भी अपनी ट्रिप कंटिन्यू करनी थी, एंड मैंने वो सनस्क्रीन नहीं मंगाई थी इस पर्टिकुलर ट्रिप के लिए। तो अब समझ जाओ कितना दुख है कि वो पूरी की पूरी भरी हुई थी, खत्म भी नहीं हुई थी, एंड वो चली गई डस्टबिन में। तो मैं बहुत रोई थी उस चीज के लिए। मैंने बोला गुस्से में मैं कभी नहीं आऊंगी सिंगापुर। तो सीरियसली मुझे बहुत बुरा लगा था। कुछ चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं, सनस्क्रीन मेरे लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं। आई नो कुछ लोगों के लिए जस्ट अ सनस्क्रीन। सो एनीवे मुझे वो याद नहीं करना। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई स्पेंड ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज इन सिंगापुर, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए। थाईलैंड में मेरा 1 हफ्ता था इतने में आई थिंक, और यहाँ पे मैं सिर्फ 2 दिन में इतने पैसे खर्च कर सकी थी। सो यही था मेरा एक्सपीरियंस। क्या मैं सिंगापुर दोबारा जाना पसंद करूंगी? नहीं, मैं हॉन्ट हो जाऊंगी अपनी उस सनस्क्रीन के दर्द में हमेशा। मैं जब भी सोचती हूँ ना सिंगापुर के बारे में, मेरे को मेरी सनस्क्रीन याद आ जाती है। एंड या गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू गाइस लाइक इट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।